Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों चैप्टर नंबर 18 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया को आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। स्टार्ट क्या मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसके अंदर ये वाले जितने टॉपिक हैं ये हमारे बचे हुए हैं। आज की क्लास में ये सारे के सारे टॉपिक निपटा दूंगा क्योंकि सारे छोटे छोटे टॉपिक है और कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं जल्दी से इनको फिनिश करके अपने नए चैप्टर को मूव ऑन करूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले कि मैं ये टॉपिक कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी के बारे में पढ़ा था। तो क्या हुआ कि कल जब मैंने क्लास ली थी तो उसके बाद मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए डाउट के रिगार्डिंग। तो जैसे ये देखिए आप यहाँ पर डाउट देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये पायल गराई ने पूछा है, सिमरन राजपूत, पपन मोंडाल, इन सब की डाउट है और ये आपस में बातें भी कर रहे हैं कि हाँ क्या होना चाहिए। देखो इन सब की डाउट क्या है, आप लोग भी सुन लो ध्यान से। इनकी डाउट ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि ये थोड़े कंफ्यूज हो गए। ये पूछ रहे हैं पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो हमारे कौन से वाले में कवर होगी, मॉनिटरी में या फिर हमारी फिस्कल पॉलिसी के अंदर कवर होगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कहने के लिए तो ये एक तरह से फिस्कल पॉलिसी ही है, लेकिन काम इसके सारे मॉनिटरी वाले हैं। मतलब सर मतलब ये कि यहाँ पर जो ये पीडीएम में लेकर आया गया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया तो ऑब्वियस बात है कौन सी पॉलिसी कहलाएगी, फिस्कल पॉलिसी कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल एक्सटर्नल बोरिंग्स वगैरह है ये गवर्नमेंट के साथ साथ आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं ये एक मॉनिटरी पॉलिसी भी है। तो पपन मोंडाल ने बिल्कुल सही बोला था कि हम इसको कभी कोई ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये जो है मॉनिटरी है, फिस्कल है, ये जस्ट एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ने मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर की है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, ना कहीं लिखा हुआ है ये चीजें और ना किसी ने बताया। इट मींस ये कहीं ना कहीं मॉनिटरी और फिस्कल दोनों ही है, बट ज्यादातर ये फिस्कल ही बोली जाती है। बोलो क्लियर है? चलिए आई होप कि आपका जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है। और आज की क्लास का टॉपिक थोड़ा जल्दी निपट जाएगा क्योंकि इसमें से कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। ठीक है, देखिए टॉपिक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। पहले टॉपिक को हेडिंग को खुद अपने आप पढ़ के देखो, आपको चीजें समझ आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आप जानते हो दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जब उधार लेती होगी तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट बोलते हैं। वही लिखा है द डेट लायबिलिटी of the central government include all borrowings of the government constant against consolidation of fund in India। क्या लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास खर्चों को पूरा करने के लिए बाहर कहीं से लोन लेती है ताकि वो अपने खर्चों को मीट आउट कर पाए, तो इस पर्टिकुलर इवेंट को हम अपने पास नाम देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। और ये किसके थ्रू की जाती है, इसको हम एक टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, पब्लिक डेट बोलते हैं। यानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक से उधार लेती है दैट मीन्स पब्लिक डेट हो गया। और साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पर जो लायबिलिटीज होती हैं, जिस तरह से डेट होता है उसी तरह से हमारे पास कुछ लायबिलिटी होती है जो कि पब्लिक अकाउंट से आती है। लेकिन इन लायबिलिटी के अंदर देखो एक्सटर्नल और इंटरनल डेट दोनों होता है, लेकिन याद रखना एनएसएसएफ इंक्लूड नहीं होता है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड नहीं होता है, क्योंकि इनका एक अलग क्राइटेरिया होता है। दैट्स वाई हम अपने पब्लिक डेट में इनको काउंट नहीं करते, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, और याद रखना हम वो भी हम माइनस कर देते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बोरो की गई, क्योंकि हम प्योरली ये निकालना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी बोरिंग्स की। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरिंग निकाली जाती है तो टोटल लायबिलिटी में से हम एनएसएसएफ को माइनस कर देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी बोरिंग्स किए वो भी माइनस कर देते हैं। इसके बाद हमें पता चल जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल बोरिंग इस साल हमारे यहाँ पर कितनी है। अब थोड़ा ये पुराना डेटा में दे रखा है कि अभी जो टोटल लायबिलिटी है वो 84.7 का है। ठीक है, इसको मैं डेली करंट अफेयर वाली जो वीडियो हिंदू न्यूज़पेपर आती है उसमें कहीं ना कहीं मैं इसको डिस्कस करके आपको बता दूंगा कि लेटेस्ट डेटा पे क्या चला है, क्योंकि बुक जब छपी होगी तो उस टाइम ये था डेटा, इसलिए आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। और एक बात ये कि जीडीपी टू डेट लायबिलिटी रेशियो जो है हमारी वो धीरे धीरे कम होती नजर आती है, और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि इकोनॉमी की जो जीडीपी है उसमें से लायबिलिटी का पोर्शन कम है। पहले ये बहुत ज्यादा वो करता था, बट अब ग्रेजुअली ये चीजें क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही है, क्योंकि हमने अपने आप को इतना विकसित कर लिया है कि अब हमें लोन की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी पहले लोन की जरूरत वो हमारे पास होती थी। और इस पूरे सेगमेंट को हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। यानी इस वाले टॉपिक से आपने क्या सीखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कभी भी उधारी ली जाती है तो उस पर्टिकुलर उधारी को हम क्या नाम दे देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल ट्रांसफर टू स्टेट। अब क्या मतलब है, अच्छा आपकी जानकारी के लिए बता दूं हमारे भारत में 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज। आप कहोगे नहीं सर 29 है, भाई जो जम्मू एंड कश्मीर है जो स्टेट बनाई थी उसको हटा के अब हमने यूनियन टेरिटरी जम्मू और लद्दाख ये दो अलग अलग बना दिए गए, इसलिए अभी हम कह सकते हैं हमारे पास 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। और इन 9 यूनियन टेरिटरीज में से 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनकी अपनी खुद की स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया
और एक और है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, 3 के अपनी स्टेट लेजिस्लेचर है, बाकियों की स्टेट लेजिस्लेचर अपने नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पर फंड्स को कलेक्ट किया जाता है तो दो लेवल पे होता है, सेंट्रल और स्टेट। लेकिन आप जानते हैं स्टेट अपने आप में छोटे से फंड क्रिएट कर पाता है, सेंट्रल बड़े बड़े फंड्स को यहाँ पर क्रिएट कर पाता है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स की कमी पड़ रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या प्रोवाइड करवाएगी, फंड्स प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि मेजर जो टैक्सेस है वो किसके द्वारा लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेते हैं। सो इट्स ये उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर डेफिशिएंसी कभी किसी स्टेट को पड़ रही है तो वो उसको क्या करेंगे, ग्रांट असिस्ट करेंगे, मतलब लोन असिस्ट करेंगे। तो वही टॉपिक हमारा सेंट्रल ट्रांसफर टू स्टेट, या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फंड ट्रांसफर करती है। तो लिखा हुआ है स्टेट इन द कंट्री एंजॉय कंपैरेटिवली लोअर फाइनेंशियल हेडरूम इन कंपैरिजन टू द सेंटर। क्या कह रहे हैं कि जितने ज्यादा हर्डल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं फंड्स को क्रिएट करने के, उतने हर्डल स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होते, बल्कि इनका काम थोड़ा लीनियंसी के साथ हो जाता है। लीनियंसी मतलब थोड़े आसान तरीके से होता है, क्योंकि स्टेट छोटी छोटी होती है, सेंट्रल बड़े लेवल पे काम करती है पूरे सेंट्रलाइज वे में, तो उनका काम का ज्यादा बर्डन वाला होता है। स्टेट का काम इतना बर्डन वाला यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। उसमें ज्यादा हैंडलूम्स वगैरह कहते हैं ना, बर्डन्स, वो नहीं होते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, जब इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म की प्रक्रिया चल रही थी तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नए नए टूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से मैनेज कर पाए, नए नए तरीके अपनाए गए। इवन स्टेट गवर्नमेंट ने तो ये तक बोल दिया था कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करेंगे और ट्रांसपेरेंसी को भी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि देखो स्टेट गवर्नमेंट साफ साफ बोलती है ये देश का पैसा है या हमारी स्टेट का पैसा है, तो हम पूरी ट्रांसपेरेंसी बना के रखेंगे ये पैसा कहाँ से आया और क्यों आया और किसके लिए खर्च किया। जैसे केजरीवाल का एग्जांपल ले लो, दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल किस चीज पर बेस्ड है कि हम क्या करेंगे, जितना पैसा दिल्ली गवर्नमेंट के पास आएगा वो दिल्ली के लोगों के ऊपर खर्च कर दिया जाएगा। आप सोच कर देखो कि हमारे यहाँ पर जो बिजली है वो 200 यूनिट तक एब्सोल्युटली फ्री है, बिजली का बिल हमारा जीरो आता है। अब सोच के देखो, क्या हम बिजली जलाते नहीं है, बिल्कुल जलाते हैं, लेकिन फिर भी जीरो क्या था, बिकॉज केजरीवाल इनिशिएट कर रहे हैं कि आप 200 यूनिट से ज्यादा कंजम्पशन मत करो, क्योंकि पावर क्राइसिस इंडिया में बहुत चली हुई। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कोल क्राइसिस चल रही थी, हमारे पर पावर कट होने वाली थी, तो केजरीवाल को ये चीजें बहुत पहले से ही पता थी कि हमारी जो डिपेंडेंसी कोल के ऊपर है हमें उसको रिड्यूस करनी है, और रिड्यूस तभी कर पाएंगे जब हम लोगों को इनिशिएट करेंगे, क्योंकि देशभक्ति किसी के अंदर नहीं है, जब पैसा बचता है ना तो देशभक्ति भी आ जाती है। तो केजरीवाल ने क्या बोला, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, तो बहुत से ऐसे लोग हैं 3-3, 400 यूनिट बिजली का कंजम्पशन करते थे, वो इनकरेज हुए कि वो बिजली को वेस्ट कम करेंगे और 200 यूनिट के दायरे में आएंगे, जिससे उनका बिजली का बिल क्या है, जीरो आ जाए। तो कहीं ना कहीं से जो देश का पैसा वेस्ट हो रहा था वो बचना शुरू हो गया, और यही पैसा केजरीवाल ने फिर क्या किया, डीटीसी वालों को देकर बोला कि महिलाओं के लिए फ्री टिकट कर दो यहाँ पर, कि उन्हें कोई टिकट लेने की जरूरत ना पड़े। तो ये होता है दिल्ली मॉडल, यानी यहाँ पर क्या किया गया, रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूटिलाइज किया गया कि गवर्नमेंट से इसके हम अगर कोई भी दिल्ली में गलत काम होता है वी आर रिस्पॉन्सिबल, और हम पूरी ट्रांसपेरेंसी बना के रखें। आप हमारा ऑडिट कर लो, चाहे कंट्रोलर ऑडिट जनरल से करा लो, हमारे खाते बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन मिलेंगे, हमें कोई रिश्वत जैसी चीजें या भ्रष्टाचार अपने अकाउंटिंग वे में नहीं लेकर आनी है। और यही रीजन है कि दिल्ली मॉडल जो है वो पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है, और इसको अब बहुत सारी स्टेट अपने यहाँ पर फॉलो करना चाहती है। लेकिन वही बात है, अब केजरीवाल एक अलग पार्टी से आ जाता है, यही काम अगर बीजेपी ने किया होता तो 28 के 28 राज्यों में लग जाता अभी तक। लेकिन क्योंकि दिल्ली मॉडल है तो अब अगर किसी स्टेट ने कर दिया तो कहीं ना कहीं इससे अरविंद केजरीवाल की बढ़ाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चीजों को पॉलिटिकल वे में ना लें, क्योंकि यहाँ पर समझाने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं, इसका किसी पॉलिटिकल ओपिनियन से कोई मतलब नहीं। ना तो केजरीवाल मेरे पास आके मुझे बोलेंगे थैंक्स, ना मोदी जी आके बोलेंगे तुमने ऐसा क्यों किया। जो बात सच है वो सच है, ठीक है। चलिए आगे लिखो है, बट स्टिल स्टेट की फेसिंग फिजिकल प्रेशर। देखो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फिजिकल प्रेशर, अच्छा फिजिकल प्रेशर का मतलब जानते हो होता है कि कहीं ना कहीं बोरिंग से ज्यादा करनी ही पड़ जाती है। और ये मेन जो रीजन है वो ये क्योंकि सेंट्रल जो ट्रांसफर को फंड भेजता है वो उतना इंपॉर्टेंट मतलब उतना नहीं होता जितना उनको जरूरत होती है। दैट्स वाई इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अब मैं बात कर रहा हूँ वो 3 कौन कौन से कंपोनेंट है जो कि हर स्टेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कंपोनेंट नंबर 1, शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्स डिवोटेड बाय टू द स्टेट। अब क्या होता है आपको पता होगा, जब मैंने आपको टैक्स वाला सिस्टम पढ़ाया था तो आपको 3 स्ट्रक्चर बताए थे, CGST, SGST याद आ रहे, और आपको पढ़ाया था IGST। देखो SGST का तो पूरा पैसा स्टेट को जाता है, लेकिन CGST में से भी कुछ पैसा स्टेट को जाता है और कुछ पैसा IGST वाला भी स्टेट को जाता है। तो इसके बीच कैसे तालमेल बनाना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ग्रांट्स अवॉर्डेड बाय द फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन हमारे यहाँ पर है, जो पूरी बजट की देखरेख करती है, फाइनेंस कमीशन ने बोलती है अगर किसी स्टेट में कोई त्रासदी आई है, जैसे उत्तराखंड में 2013 के अंदर आई थी, तो उत्तराखंड स्टेट को किसने गवर्न किया था पूरी तरह से, सेंट्रल ने किया था, और उनको फाइनेंशियली हेल्प भी प्रोवाइड कराई थी। क्यों प्रोवाइड की गई थी? फाइनेंस कमीशन ये बोलता है भाई हमारे 28 स्टेट देश के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इनकी देखरेख और निगरानी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कल को अगर किसी भी स्टेट को जरूरत पड़ेगी तो फाइनेंस कमीशन के थ्रू उसको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और एक आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत ये बोला जाता है कि यदि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई दिक्कत आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को क्या करेगी? रिजॉल्व करने की पूरी पूरी यहाँ पर कोशिश करेगी, और उनको फाइनेंस भी प्रोवाइड कराने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। बोलो क्लियर हुआ? तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है फंड को ट्रांसफर करने में अगर उनको जरूरत होती है तो। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक भी हो गया। इसके बाद हमारे यहाँ पर स्टेट फाइनेंस। अभी स्टेट फाइनेंस क्या होता है? नाम से समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने पास अपनी फाइनेंशियल लिक्विडिटी क्रंच को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं से बोरिंग्स लेती होंगी। भाई अगर हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो ऑब्वियस ज्यादा हम भी कहीं से उधार लेंगे। ठीक उसी तरह से जो स्टेट्स होती है वो जानती है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, और डेवलपिंग को डेवलप बनाने के लिए हमें बहुत खर्चे करने पड़ेंगे, तब जाके हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड नेशन बन पाएगी। तो ऐसे केस में स्टेट के द्वारा जो फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, अब हम उसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ है स्टेट के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो लॉस है, फिस्कल ग्लाइड का मतलब होता है लॉस, लॉस का जो प्रेशर है वो पिछले कुछ सालों के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा होने लगा कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने खुद के जो बजट है वो नेगेटिव में आने लगे। सर आप स्टेट गवर्नमेंट क्यों बोल रहे हो? भाई बजट दो टाइप के होता है, यूनियन सेंट्रल लेवल पे होता है और स्टेट अपने खुद का भी बजट बनाती है। मैं अभी बात कर रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट के बजट की। तो कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट बनाए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस यानी नेगेटिव जैसी चीजें देखने के लिए मिल रही है, और उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो नजर आ रहा है। आप सोच के देखो, अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए फ्री में टिकट दे रहे हैं डीटीसी के अंदर, इसी तरह से 200 यूनिट फ्री कर दिया, 500 लीटर पानी जो है उन्होंने फ्री कर दिया, और भी कई सारी स्कीम्स हैं जो उन्होंने की है। क्या लगता है आपको केजरीवाल का पैसा जेब से नहीं जा रहा? डेफिनेटली जा रहा है। तो दिल्ली का जो बजट है वो फिर भी पॉजिटिव में आता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव में आ जाए तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो बजट है वो नेगेटिव में आता है। तो कहा जाता है क्योंकि वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी, तो ऐसे में जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ऑब्वियस सी बात है बढ़ने शुरू हो जाएंगे। रेवेन्यू मतलब जैसे स्टाफ को सैलरी देना हो गया, जिससे कोई एसेट्स और लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि देखो हमें सैलरी भी बांटनी होती है, हमें पेंशन देना होता है, मतलब गवर्नमेंट को पेंशन देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, और ऊपर से आरबीआई की एक स्टडी ये बताती है कि फिस्कल कंसोलिडेशन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा जैसे छठा वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग के थ्रू सैलरीज को बढ़ाया गया है, तो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी सैलरीज को इंप्रूव करना पड़ा, और यही रीजन है स्टेट गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो ज्यादा होने लगा और उनकी रिसीट कम होने लगी। दोस्तों चीजों को कहानी की तरह सुनोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। सबसे पहला पैटर्न ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। जैसे क्या होता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट ने खर्चा तो ज्यादा कर दिया, तो अब ऐसे केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की नीड है तो आप उनको पैसा प्रोवाइड कराओ, और वो भी डेफिसिट मतलब कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने खर्चों को बियर मतलब खर्चों को कम करके अपनी इनकम को बढ़ा पाए। डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब होता है जीडीपी में से कितना पैसा हमने उधार लिया हुआ है, इसको बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। पहले हमारे यहाँ पर डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था, लेकिन अब कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये रेशियो धीरे धीरे क्या होता रहा है, कम होता जा रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन बताया रहा है उदय बॉन्ड स्कीम। उदय बॉन्ड स्कीम के थ्रू क्या होता है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो वो उदय स्कीम के थ्रू बॉन्ड्स को जारी करती है और अपने पैसों की कमी को यहाँ पर पूरा कर दिया। और जानते हो स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस नेगेटिव में क्यों आता है, क्यों आगे लोन लेने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि स्टेट के अंदर जो किसान भाई लोग हैं उनका लोन माफ करवा दिया जाता है, जिससे वो आत्महत्या ना करे, उनको सब्सिडाइज रेट पर लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक तो उतना ही पैसा लेगी, लेकिन बस किसानों से 2% ले रही, बचा हुआ किससे लेगी? स्टेट गवर्नमेंट से लगी। तो इन रीजनों की वजह से हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। बोरिंग सीलिंग, अब जानते हो क्या हुआ कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट तो दबा के खर्चा कर रही है, अगर ऐसा करते रहेंगे और 28 के 28 स्टेट का अगर बजट नेगेटिव में आएगा तो हम किस किस की हेल्प करेंगे? भाई प्रैक्टिकली सोचो ना मेरी बात को। मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट जो है दबा के खर्चा कर रही है, अब क्योंकि वो दबा के खर्चा कर रही है तो अगर सारी स्टेट 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी अगर यही काम करने लगे तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना सारा पैसा कहां से आएगा कि वो सबको लोन बांटती फिरे। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, बोरिंग पर एक लिमिट लगा दी कि
आप अगर उधार लेना भी चाहोगे तो इतने से ज्यादा उधार नहीं ले सकते, इसीलिए सोच समझ के खर्चा करना, क्योंकि आपको पता है कि आपको उधार जो है वो एक लिमिट तक ही मिलेगा, उसके ज्यादा उधार आपको नहीं मिलेगा। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी स्कीम थी, क्योंकि अगर ऐसा ना लेकर आते तो हर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती, खूब लॉस निकालती और बाद में सेंट्रल को बोलती हमें पैसा दो। अब ऐसे जब सीलिंग लगा दी है, जब मुझे पता है कि हाँ भाई मैं 1 घंटे के अंदर 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकता हूँ, तो मैं काम उस तरीके से करूंगा। मेरी बात को समझ आ रही है? तो चलो देखो क्या लिखा हुआ, बोरिंग सीलिंग लिखा हुआ, फॉर द स्टेट द बोरिंग सीलिंग फॉर द ईयर 2019-20 वॉज फिक्स्ड 6,1186 करोड़ एनक्रोड विद 3% ऑफ फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ जीडीपी रेस्पेक्टिव स्टेट। मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर 14वां फाइनेंस कमीशन आया था। कब आया था ये? 2015 के अंदर आया था और कहा था अगले 5 सालों के अंदर, मेरी बात को ध्यान से सुनो मैं क्या बोला हूँ, 14th फाइनेंस कमीशन हमारे यहाँ पर आया था। अच्छा, फाइनेंस कमीशन वो होता है जो हमारे बजट के अंदर सारी चीजों को देखने का काम करता है, ठीक है, एक सुप्रीम अथॉरिटी आप कह सकते हो। तो फाइनेंस बजट का जो 14 वाला फाइनेंस बजट है उसमें ये बोला गया कि अगर कोई भी स्टेट, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई भी स्टेट लोन लेना चाहती है तो वो लोन अपनी जीडीपी का सिर्फ 3% ही ले सकती है। कितना ले सकती है? जीडीपी का 3% ही वो अपना लोन ले सकती है, यानी जिस स्टेट का जो जीडीपी हो उसका 3% तक आप लोन ले लो, उसके बियॉन्ड आप लोन यहाँ पर नहीं ले सकते हो। और ये बहुत अच्छा कदम था, अगर ये ऐसा कदम ना उठाया जाता तो जो स्टेट्स हैं वो खूब सारा लोन लेती है और ये लोन का जो ट्रैप है वो फंसता चला था, जिसके से स्टेट की वैल्यू जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी भी डाउनफॉल में चली जाती। और आगे लिखा हुआ है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ईयर टू ईयर फ्लेक्सिबल फॉर एडिशनल फिस्कल डेफिसिट टू स्टेट फॉर द पीरियड 2016-17 टू 2019-20 फॉर मैक्सिमम 0.5% ओवर द अबव नॉर्मल लिमिट 3%। पता है क्या बोला गया? देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खास तौर पे समझती है कि जब हम देश को चलाते हैं हमें पता है क्या दिक्कतें होती हैं, तो इन्होंने स्टेट की दिक्कतों को समझा, बिना स्टेट के बोले हुए इन्होंने बोला हम जानते हैं जो 3% है वो लिमिट काफी ज्यादा कम है, मतलब आप बोरिंग कम कर पा रहे हो, चलो एक काम करते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप बोरिंग थोड़ी और ज्यादा करना तो 0.5% हम आपकी लिमिट को और ज्यादा बढ़ा देंगे, यानी आप 3.5% तक भी बोरिंग अपने पास कर सकते हो अपनी जीडीपी का। दोस्तों हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझो, इस पे से एमसीक्यू होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। मैं पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, बात ये थी गवर्नमेंट जो फाइनेंस है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनका जब बजट बनता था हमेशा लॉस में ही आता था, क्योंकि स्टेट बहुत अपने स्टेट्स पर क्या करती थी, खर्चा करती थी। तो गवर्नमेंट का देखो भाई आपको लॉस आ रहा है ये भी गलत चीज है, लेकिन आप क्या करो, लॉस के केस में खूब सारी बोरिंग्स कर रहे हो, ये चीजें गलत है, क्योंकि इससे भारत का पैसा ड्रेन यानी बहता हुआ नजर आता है। तो एक काम करो, आप अगर बोरिंग करना चाहते हो तो एक लिमिट के लिए बोरिंग कर सकते हो, लिमिट तक बोरिंग कर सकते हो। कितनी? जो भी आपकी जीडीपी है उसका सिर्फ आप 3% ही आप बोरिंग कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन बाद में सेंट्रल रूल 3% थोड़ी कम है, एक काम करते हैं इसकी लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ईयर टू ईयर बेसिस पर। तो 2 सालों के लिए सन 2016-17 और सन 2019-20 के लिए हमने ये बोला कि इस बीच में यानी 16 से लेकर 20 तक अगर आप कोई भी अपना बजट बनाते हो तो आप उसमें 3% ये 3.5% तक का भी लोन आप ले सकते हो, यानी लोन की लिमिट को 0.5% से क्या कर दिया गया था, यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ था, एक और विंडो खोली गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एडिशनल बोरिंग विंडो। कहा गया अगर कोई स्टेट खर्चा ज्यादा करे तो उसको हम एडिशनल बोरिंग विंडो भी देंगे, यानी एक लिमिट से ज्यादा भी वो अपने पास बोरिंग कर सकती है। क्या लिखा है, ऑन मार्च 13 2020 द सेंट्रल अलाउड स्टेट टू बोरो एन एडिशनल अमाउंट 58,843 करोड़ इन 19-20। साफ साफ बोल दिया गया था, देखो 3% ऑफ जीडीपी तो आप बोरिंग कर ही सकते हो, इसका 3.5 कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके अगर आपको लगता है आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है तो आप एडिशनल बोरिंग भी कर सकते हो। और जब ये कॉन्सेप्ट रखा तो 19-20 के अंदर स्टेट के द्वारा अराउंड 58,843.42 करोड़ का एडिशनल लोन यहाँ पर इकट्ठा कर लिया गया। मेरी बात को समझ रहे हो भाई? अभी हम पूरी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें कि किस तरह से अपने बजट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो किस तरह से वो इन चीजों को टैकल करते हैं, ठीक है। इसका अगला है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस का क्या मतलब है, इसकी एक एक लाइन को पढ़ेंगे। थ्रू स्टेट are also followed their fiscal responsibility law enacted by them, but they also have facing pressure of fiscal front due to variety of responsibility and populist reason। क्या लिखा हुआ है, कहने को तो स्टेट जो है वो थोड़े सेंट्रल के मुकाबले कम अपने ऊपर खर्चा करती हैं, लेकिन बावजूद इसके स्टेट के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। माना कि एक छोटा टुकड़ा उन्हें दिया गया, बट वो छोटा टुकड़ा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, जिसके चलते उनके ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बन जाता है, क्योंकि एक ही रीजन में कई सारे अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा डिटोरेशन यहाँ पर पाया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो ड्रेन है, ड्रेन मतलब बहना होता है, जो पैसा है वो बहता चला जाता है। और यही रीजन है कि हम अपने फिस्कल डेफिसिट के अंदर आते हैं, यानी हमारे खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और हमारे रेवेन्यू
कम हो जाती है। इस चीज को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे प्लान, कई सारे इनिशिएटिव निकाले। जैसे भी हमने पढ़ा कि डेट टू जीडीपी रेशियो को बढ़ा दिया गया। इसके बाद आप अपने पास एडिशनल लोन भी ले सकते हो और अपनी जीडीपी का 3.5 भी खर्च कर सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी स्कीम्स वगैरह चलाई जिसके थ्रू हमने क्या किया है, कोशिश की है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कतें आ रही है उनको यहाँ पर दूर किया जा सके। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अब बात करते हैं कोविड-19 पर फिस्कल पोजीशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखो कोविड-19 जब आया तो हमने देखा कि लॉकडाउन लगा, ठीक है, नेशंस में, लेकिन खर्चा गवर्नमेंट का लगातार होता रहा। पता है क्यों? जो खर्चा बाकी चीजों में होना चाहिए था वो किस में लगने लगा? हॉस्पिटल्स वगैरह में लगने लगा, वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर्स में, इन सब में लगने लगा। और जब इनमें लगा तो और ज्यादा हमारी सिचुएशन खराब में चलेगी, क्योंकि हमें रेवेन्यू नहीं हो रही थी। देखो दुकानें खुली नहीं थी, दुकानों से कोई जीएसटी की कलेक्शन हो नहीं रही थी, लोग खर्च कर नहीं रहे थे, लोग खर्च कर रहे थे तो दवाइयों में और खाने पीने की चीजों में, तो बाकी लोगों का प्रोडक्शन कम हो गया। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर तो लॉकडाउन के टाइम पर इतना बड़ा प्रेशर आ गया था कि आप ये मान के चलो कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गया था। अगर मेरा पहले फिस्कल डेफिसिट 100 रुपए था तो लॉकडाउन के टाइम पर 400-300 रुपए, यानी इतना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ गया था। और यही रीजन था गवर्नमेंट ने किस स्कीम को लॉन्च किया था फिर? आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च किया था, जिसका पैकेज कितने रुपए का है? 20 लाख करोड़ का है, ताकि लोगों को हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। उनको पैसों की दिक्कत है तो हम उनको पैसों की दिक्कतों को यहाँ पर पूरा कर सके। यहाँ पर क्या हुआ था कि जून 2020 तक, अभी मैं जून 2020 तक का डेटा बता रहा हूँ, वहां पर क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला द सेंट्रल रेज द बोरिंग लिमिट ऑफ स्टेट 3% टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू 5%। देखो अभी हमने पढ़ा था कि 3% तक वो बोरिंग कर सकते हैं अपनी जीडीपी का, लेकिन जब लॉकडाउन चला तो अब स्टेट को खर्चा ज्यादा हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई आपके 3% से लिमिट को बढ़ा के कितना कर देंगे? 5%। यानी आप अपनी जीडीपी का 3% नहीं बल्कि 5% तक उधार ले सकते हो। दूसरा काम सेंट्रल ने क्या किया, सेंट्रल डिवोट 46,038 करोड़ इन टैक्सेस इन अप्रैल स्टेट। देखो सेंट्रल ने डिवोट के 46,038 करोड़ जो टैक्सेस आए थे अप्रैल में, डिवोट मतलब होता है स्टेट को दे देना, स्टेट को दे दिए, जिससे कि स्टेट अपने जो खर्चे हैं उनको पूरा यहाँ पर कर पाए। तीसरा काम क्या किया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 12,390 करोड़ वर गिवन टू द स्टेट टू द टाइम ऑफ अप्रैल एंड मेड डिस्पाइट सेंट्रल स्टेट रिसोर्सेज। यहाँ पर जिन जिन स्टेट्स का रेवेन्यू बजट डेफिसिट में था उनको 12,390 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए। डेटा याद नहीं करना, बस आप समझते हुए चलो, ठीक है। इसके बाद एडवांस रिलीज टू स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में 11,092 करोड़ रुपए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डाले गए। इसके बाद 4,113 करोड़ रुपए रिलीज की गई स्टेट को डायरेक्टली कोविड पेंडेमिक को दूर करने के लिए, जैसे सैनिटाइजर बांटना, मास्क बांटना, इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को कितने दिए? 4113 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए। इसके लिखा हुआ है एक WMA यानी वे एंड मीन एडवांसेस की बात की गई। इस लिमिट के अंदर 60% जो है वो कौन लोन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और यहाँ पर ये बोल देगा कि ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी होती थी ना स्टेट के लिए वो 14 दिन की होती थी, जिस 14 दिन को बढ़ा के 21 दिन कर दिया गया। यानी स्टेट गवर्नमेंट है वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेती थी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू तो 14 दिन का टाइम मिलता था रीपे करने का। अब इस रीपेमेंट का भी टाइम बढ़ा के कितना कर दिया था? 21 दिन कर दिया था। ये सब क्यों किया गया था? ताकि कोविड-19 के उस पैंडेमिक को हम अपने पास टैकल कर सकें। मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्लियर है ना? और दोस्तों ये जो टॉपिक है ना आउटलुक 2020-21, ये सारी चीजें हम करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और पढ़ते भी आ रहे हैं। हम करंट अफेयर में जो हमारी वीडियोस आती है ना दूसरे चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे, डेली हिंदू न्यूज़पेपर पे, तो उसमें मैं ये सारी की सारी जो भी लेटेस्ट डेटा होता है वो वहां पे बताते चलता हूँ। बुक में तो ये पुराना डेटा दे रखा है, लेटेस्ट मैं आपको वहां देता है, तो इसीलिए आप दूसरे चैनल को भी पहले सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स, हमारी चैनल है, उस पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में मैंने जो वादा किया था कि ये चैप्टर फिनिश करवा दूंगा और जितने भी बचे हुए टॉपिक है ये सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक हमारे हो गए तो जरा इस पे टिक कर लेते हैं। ये लो, अब हम कह सकते हैं हमारे ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से जो है फिनिश हो गया। भाई ये टिक करने में तो बहुत मजा आता है। ये लो, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट भी हमने कर लिया, सेंट्रल ट्रांसफर टू डेट स्टेट कर लिया, स्टेट फाइनेंस भी कर लिया, जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसिस भी कर लिया, कोविड-19 के इम्पैक्ट्स भी कर लिया और आउटलुक फॉर 2021 भी कर लिया। आई होप गाइस कि आपको ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना, क्योंकि सभी के मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ। रिप्लाई भले ना दे पाऊँ क्योंकि टाइम कम होता है मेरे पास, बाकी मैं देखता सभी के रिप्लाई हूँ, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।